स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत चुंबक की तरंगें यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। थोड़ा समय लगा इस वीडियो को आने में। चलिए आज एक नए सिरे से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी विद्युत चुंबक की तरंगें। तो इनिशियली अगर स्टार्ट करें तो ये पाएंगे कि हाइगन्स और फ्रेस्नेल ने प्रकाश को मैकेनिकल वेव्स माना गया था। और अगर मैक्सवेल की बात की जाए तो 1873 में उन्होंने काफ़ी सारे आविष्कार किए और उसके आधार पर ये कंक्लूजन निकाला, ये निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में ट्रेवल करता है। अब पहले ये माना जाता था कि ये मैकेनिकल वेव है, ठीक है ना। तो अब प्रकाश को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में माना जाने लगा और ये भी माना जाने लगा कि ये वैक्यूम में चलता है और मैकेनिकल वेव नहीं है। तो इस तरह से ये मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत आपके सामने आया। और इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रकाश जो था समय के साथ वेरिएबल था और इसके परस्पर लंबवत डायरेक्शन में और प्रकाश संचरण की दिशा में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ई और मैग्नेटिक फील्ड बी जो थे वाइब्रेशन करते रहते थे या कंपन करते थे। तो इसी बिहाफ पर जो थी इसमें पूरा स्पेक्ट्रम दिया गया। काफ़ी सारी इसमें हम लोग नई नई जानकारियाँ इसमें देखेंगे, जैसे जो भी प्रकाश या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसके कई सारे पार्ट होते हैं। इसमें आपके रेडियो वेव, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल स्पेक्ट्रम या अल्ट्रावायलेट रीजन, एक्सरेज और गामा रेज। तो ये सभी चीज़ें आपको इसमें आज देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इसमें मैक्सवेल की इक्वेशंस हम लोग देखेंगे, उसकी डिफरेंशियल फॉर्म, इंटीग्रल फॉर्म, कि उसमें विद्युत का जो गॉस लॉ है, विद्युत गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है यानी चुंबकत्व का गॉस लॉ है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला नियम है, और इसी के साथ एम्पियर मैक्सवेल का परपथ नियम या सर्किटल लॉ इसमें जो लास्ट में आप लोग देख पा रहे हैं। तो इन सभी की डिफरेंशियल फॉर्म और इंटीग्रल फॉर्म भी आप इसमें मेरे साथ देखेंगे। साथ ही यहाँ पर और क्लियर हो जाएगा कि गॉस लॉ में डिफरेंशियल फॉर्म के लिए या गॉसियन लॉ में मैग्नेटिज्म के लिए या माइकल फैराडे लॉ की इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन हैं, कई बार परीक्षाओं में स्पेशल रूप से यही पूछी जाती रही हैं। तो इस चैप्टर में काफ़ी कुछ टॉपिक में हम लोग आज काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ में इसी तरह से। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसमें ये भी देखेंगे कि मैक्सवेल ने क्या एनिमेशन किया था, सर्कल कर्ल राइट हैंड लॉ लिया था और उसी के साथ एक नई करंट की खोज भी हुई थी जिसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का या विस्थापन धारा का क्या रोल रहता है इसमें, उसको भी देखेंगे। इन ऑर्डर फॉर द एम्पियर करंट लॉ टू होल्ड इट कैन नॉट मैटर विच सरफेस वी चूज बट लुक एट अ डिस्चार्जिंग कैपेसिटर, दिस इज अ करंट थ्रू द सरफेस वन बट नन थ्रू द सरफेस। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड से काफ़ी विस्थापन धारा का उदय होता है या उसका उत्पन्न होती है। जहाँ भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरी इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह होंगे तो वहाँ पर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट आपका अवेलेबल हो जाएगा। तो इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं क्या क्या नई जानकारियाँ आपको मेरे साथ मिलती हैं। आइए बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, आइए इसको एक बार देख लेते हैं। तो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग मैक्सवेल ने विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत दिया और उनके अनुसार था कि जब किसी विद्युत परपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से, हाईली फ्रीक्वेंसी से वेरी करती है यानी परिवर्तित होती है, अर्थात परपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन, ठीक है, होंगे, तब कोई भी आवेशित कण जो होगा उसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, त्वरित गति करेगा और उसकी जो ऊर्जा है वो तरंग के रूप में एमिट होने लगती है, उसकी ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है। इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं और इसलिए इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंगें या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। देखिए स्टार्टिंग करें अगर तरंग से, तो तरंग के दो टाइप के प्रकार हम लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो मैकेनिकल वेव्स होती हैं, यांत्रिक तरंगें, ठीक है, और दूसरी होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स की डेफिनेशन ये रहती है कि ये जो वेव्स हैं, ये जो तरंगें हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है, प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम होना चाहिए इनके लिए। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें यही दे रखा है कि इनको ट्रैवल करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। तो माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए ये दीज आर कैन ईजिली ट्रैवल इन द स्पेस। जहाँ पर वैक्यूम है वहाँ पर भी ट्रैवल कर सकती हैं, तो इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। ये भी कहा गया कि प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसी कारण वो निर्वात से हम तक पहुंच रहा है। तो इसी चरण में, इसी स्टेप में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में जो कहा गया है कि विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र परस्पर कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं और इनके तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। अगर डायग्राम बनाया जाए तो इसमें एक्स, वाई और जेड एक्सिस अगर कही जाए तो इसमें अगर इनका प्रोपागेशन की डायरेक्शन आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान लीजिए तो वाई की जगह पर आप इनका इलेक्ट्रिक फील्ड ले लीजिए ई, और जेड फील्ड में, जेड डायरेक्शन में इसका मैग्नेटिक फील्ड ले लीजिए। तो ये आपको बिल्कुल स्पष्ट कर रहा है कि ई, बी और इनका प्रोपागेशन जो वी है, वेलोसिटी वी है, वो सभी क्या हैं आपके एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत होंगे। और अगर इन सभी में अगर संबंध भी देखा जाए तो ये भी देखा गया है कि ई, बी और सी, ठीक है,
ये एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन बनाते हैं, कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है कि सी का जो मान है द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट है ये, तो इसकी वेलोसिटी ये इक्वल होती है किसके, ई अपन बी के बराबर होती है। अगर सीधे सीधे एम्पलीट्यूड्स अगर दे रखे हों तो यहाँ पर ई नॉट और वी नॉट, ठीक है, यानी अधिकतम मान अगर दे रखे हों तो ई नॉट अपन वी नॉट का ये मान किसके बराबर होगा, प्रकाश की चाल सी के बराबर, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होता है। तो ये थी जानकारी विद्युत चुम्बकीय तरंग के सिद्धांत में। आइए देखते हैं इसके बाद में और क्या जानकारी है। तो उसमें आगे वही है कि जैसे डायरेक्शन में आपको बताया था मैंने, और यहाँ पर और भी चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से इसको और अच्छे से क्लियर कर दिया कि ये समान क्षेत्र में समान कला में आवृत्ति रूप से परिवर्तित होगी, वेरी होगी। यहाँ पर उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप देखिए वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग दिखाया है, उनका प्रोपगेशन या संचलन की दिशा इस तरफ है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र जो है आपका जेड एक्सिस के अलॉन्ग दिखाया गया है। ठीक है, तो बात करते हैं मैक्सवेल ने भी गणना द्वारा ये सिद्ध किया था कि निर्वात में वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं उनकी चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होती हैं। और इसी चीज़ को बेस मानकर मैक्सवेल ने भी यही निष्कर्ष निकाला था, यही कंक्लूजन निकाला कि प्रकाश जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। अब बात की जाए इनके आयामों के बारे में, तो विद्युत क्षेत्र के आयाम की बात में हम लोग कर चुके हैं, तो उसको यहाँ और एक्सप्लेन कर दिया गया कि विद्युत क्षेत्र में आयाम जो अधिकतम विस्थापन है, ठीक है, अधिकतम आयाम विस्थापन को आयाम या एम्पलीट्यूड कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र के आयाम को अगर बी नॉट से दिखा दें तो ई नॉट अपॉन बी नॉट, ये आपका किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा, जहाँ सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि जो भी पढ़ाई जो भी स्टडी हम लोग करते हैं वो केवल एक दिन का मटेरियल नहीं होता है, काफ़ी मेहनत होती है। हर एक जो भी हम एग्जाम सेंटर में बैठे होते हैं उस समय एक एक पढ़ा हुआ शब्द हमारा कौन सा कब काम आ जाए वो वही लोग अनुभव करते हैं जो वहाँ पर परीक्षा दे चुके हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि हर एक चीज़ को, हर एक लेसन को बड़े ही ध्यान से, बड़े ही अनुभव से अपने पास संजो के रखिए, जिससे कि आगे कभी भी इसकी आवश्यकता पड़े तो आप इसको यूज़ कर सकें। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब सीधे सीधे अगर डेफिनेशन देखी जाए तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती क्या है, डेफिनेशन अगर आपको मिले तो उस डेफिनेशन में आप क्या लिखने वाले हैं, तो उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ से अगर नोट्स बनाने चाहें बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए भी, अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इजीली आप लोग कर सकते हैं, बहुत ही आपके लिए लाभप्रद रहेगा, काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो सभी लोग जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा है ये। साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स 12th या 11th में अभी से तैयारी करना चाहते हैं, अभी से कंपटीशन के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, तो बोर्ड परीक्षा के लिए भी काफ़ी मटेरियल आपके लिए यूज़फुल होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। तो बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की परिभाषा, देख लीजिए यहाँ से। तो जब किसी विद्युत परपथ में विद्युत धारा आपकी बहुत अधिक आवृत्ति से चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो परपथ से ऊर्जा जो है तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है, फैलने लगती है। इन तरंगों को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुम्बकीय तरंगें कहते हैं। और इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई और बी परस्पर लंबवत होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, तो इस बात को आप पहले ही कह चुके हैं। अब यहाँ पर इसका स्पेक्ट्रम जो मिलता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम, बच्चे कहते हैं कि क्या मतलब है। स्पेक्ट्रम का मतलब है एक आपको एक स्लाइड दी जाएगी, उस स्लाइड में सेक्शन होंगे, अलग अलग भाग होंगे, ठीक है, तो इस पूरी स्लाइड को आप स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। अब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, लास्ट कहाँ पर होता है, हमें अभी तक जितनी जानकारी मिली है अपने साइंस में, तो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम का केवल विजिबल रीजन हम लोग अपनी आँखों से देख पाते हैं। बाकी विजिबल स्पेक्ट्रम में जो भी है आपको विव्योर जिसको बोलते हैं दृश्य भाग में, ठीक है, वायलेट टू रेड कलर के जितने भी रंग हैं, जितने भी प्रकाश हैं वो हमको दिखाई देते हैं, तो इसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं। और न्यूटन ने ये सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम सर्वप्रथम प्राप्त किया था। उसमें देखा था कि स्पेक्ट्रम में लाल रंग से बैंगनी रंग तक होते हैं। ऐसा नहीं है कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में केवल यही लाल से बैंगनी रंग होते हैं, उसमें काफ़ी सारे भाग हैं, उन सब भागों को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये विजिबल जो वाला भाग है, यानी वॉयलेट टू रेड वाला जो भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं दृश्य स्पेक्ट्रम। और दृश्य स्पेक्ट्रम में आप जैसे देख रहे हैं कि विजिबल स्पेक्ट्रम की जो वेवलेंथ है वो आपके लाल रंग के प्रकाश की तरंग 7.8 × 10⁻⁷ मीटर, या आप ऐसे कह सकते हैं 7800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और बैंगनी रंग की तरंग 4000 से 4000 × 10⁻⁷, या इसको आप कह सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को सभी लोग जानते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होते हैं। तो ये आपकी दृश्य स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ है। और इस स्पेक्ट्रम का रेंज यहाँ तक फैला हुआ। सूर्य के प्रकाश की अगर बात करें तो लाल रंग से ऊपर की बात करें, बैंगनी रंग की नीचे की बात करें, तो वहाँ भी स्पेक्ट्रम फैला हुआ है, ठीक है। तो लेकिन जो हमें दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, इनविजिबल स्पेक्ट्रम कहेंगे, या इसे कहेंगे, इसे अदृश्य स्पेक्ट्रम कहते हैं, जो स्पेक्ट्रम हमको आंखों से दिखाई नहीं देगा। देखिए लाल रंग से अगर ऊपर बड़ी तरंगदैर्घ्य आपको मिलती है, तो यहाँ पर जरा फोकस कीजिए, इंफ्रारेड आ रहा है, रेड से ऊपर, ठीक है, रेड से ऊपर जो भी जाएगा इंफ्रारेड को हिंदी में आप बोलेंगे अवरक्त भाग या अवरक्त स्पेक्ट्रम, विजिबल नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा।
और इसी तरह से बैगनी रंग के भाग में, बैगनी बोलते हैं वायलेट, वायलेट से यहाँ पर ये अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट, वायलेट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिए बैगनी के नीचे वाला भाग वाला क्या बोला जाएगा, आपकी छोटी तरंगदैर्घ्य होगी, उस भाग को आप बोलें पराबैंगनी स्पेक्ट्रम, हिंदी में कहें तो पराबैंगनी स्पेक्ट्रम कहेंगे। और उसके बाद भी एक्स किरणें मिलेंगी आपको, गामा किरणें मिलेंगी और रेडियो वेव्स मिलेंगी। ये सभी विकिरण क्या हैं आपकी, ये सभी रेडिएशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें ही हैं, ठीक है। इसमें आप इनकी वेवलेंथ और इनके जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर आपका विजिबल रीजन हो गया, ये आपका विजिबल रीजन है, ठीक है। यहाँ पर वायलेट और यहाँ पर आपका रेड। अब रेड से इधर चल रहे हैं तो आपको मिलेगा इंफ्रारेड, वायलेट से इधर चलेंगे पहले मिलेगा अल्ट्रा वायलेट रीजन, देन एक्स रीजन, देन गामा रीजन, गामा रेज मिलेंगी, गामा रेज, एक्स किरणें, परावैंगनी, फिर आपका विजिबल, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और फिर यहाँ लास्ट में रेडियो वेव्स। तो इसके बाद भी और हो सकता है, लेकिन अभी हमारी साइंस यहीं तक है और इसके आगे भी संभावना मेरे अनुसार तो है, बनी हुई है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये रहे भाग और इन सभी की फ्रीक्वेंसी के लिए एक डायग्राम हम लोग और देख लेते हैं। तो डायग्राम इसकी बात हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे हैं कि इसमें विजिबल लाइट ये पड़ रही है भाई, ठीक है। इसमें रेड रीजन आप यहाँ पर देख रहे हैं, आर ये लिखा हुआ है और वायलेट आपका इधर का है। तो अल्ट्रा वायलेट रीजन, एक्स रीजन और गामा रीजन, उसमें ठीक इसी तरीके से था, गामा रेज, एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट। यहाँ पर इंफ्रारेड रीजन, माइक्रोवेव्स और आपकी रेडियो वेव्स। तो उनकी यूजेज भी देख लीजिए। यूजेज अगर आप रेडियो वेव्स क्या कहते हैं, यूज टू ब्रॉडकास्ट द रेडियो एंड टेलीविजन। माइक्रोवेव्स की बात करें तो यूज इन द कुकिंग, रडार एंड टेलीफोन द अदर सिग्नल। इंफ्रारेड रीजन की बात करें तो ट्रांसमिट द हीट फ्रॉम द सन और द फायर रेडिएटर्स। विजिबल रीजन के बिना आप तो कुछ दुनिया ही नहीं देख सकते, आप क्या कोई भी नहीं देख सकता, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रीजन की बात करें, एब्जॉर्ब बाय द स्किन, यूज द फ्लोरेसेंट ट्यूब। और एक्स रेज का यूज जानते हैं, यूज टू द व्यू इनसाइड ऑफ द बॉडीज एंड ऑब्जेक्ट। और गामा रेज के यूज द मेडिसिन फॉर किलिंग द कैंसर सेल्स। यहाँ पर अगर वेव की बात की जाए तो उसमें देख रहे हैं तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तरंगदैर्घ्य यहाँ पर इनकी ज़्यादा है, ओके। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य ये घट रही है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कम है। तो इस डायग्राम से काफ़ी सारी हेल्प आपको मिल सकती है, चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं इसके यूजेस वगैरह और सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा, याद भी हो जाएगा। गामा रेज से लीजिए, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। वापस आते हैं टॉपिक पे। चलिए अब आगे बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति के बारे में, नेचर कैसी होती है। तो इनकी नेचर होती है अनुप्रस्थ प्रकृति की, ठीक है। चाल के बारे में हम लोग पढ़ ही चुके हैं, चाल के बारे में देख ही चुके थे, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तरंगों की प्रकृति के बारे में ध्यान रखिए, अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्घ्य और टाइप होती है, तो अनुप्रस्थ ध्यान रखिए, तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है। और इनमें जितनी भी घटनाएं हैं आपकी, परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, इंटरफेरेंस भी होता है और आपका पोलराइजेशन जैसे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे गुणों को प्रदर्शित करती हैं। और इनकी वेवलेंथ के परिसर यानी उसी के रेंज के आधार पर इनको एक क्रम में रखा जाता है, जिसको आप विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ से जो डेफिनेशन आपको मिलेगी वो मिलेगी विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की। तो यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है वो यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को यहाँ से नोट कर लें, किसे कहते हैं। और आगे देखेंगे तो उसमें अत्यंत लघु गामा किरण यानी बहुत शॉर्ट रेंज की गामा किरणों से लेकर अत्यंत दीर्घ रेडियो यानी ज़्यादा वेवलेंथ की आपकी रेडियो तरंगें आपको मिलती हैं। और इसी तरंगदैर्घ्य के बेसिस के आधार पर इनका वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया गया है और उसके आधार में ये सारणी बनाई गई है, जो सारणी अभी आपको दिखाई थी। निम्नलिखित सारणी में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वर्गीकरण, आविष्कार, आवर्ती का परास, तरंगदैर्घ्य परास, स्रोत, गुण और उसके उपयोगों का संक्षिप्त विवरण आपको दिखा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की प्रॉपर्टी जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे कि इसमें जो भी विद्युत चुम्बकीय तरंगों में परिवर्तन विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र के कैसा होगा, लंबवत होगा, ठीक है, परस्पर लंबवत होगा। और जो भी तरंगों की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, ट्रांसवर्स होगी, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगी, तो ट्रांसवर्स वेव्स होंगी, अनुदैर्घ्य तरंगें होती। और ये पॉइंट तो है हो ही गया कि इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और इनका अगर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के साथ संबंध अगर देखें तो निर्वात में इनका जो वेलोसिटी है वो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है, जो प्रकाश के वेग के बराबर होती है। बात की जाए कि माध्यम अगर इनका वेग अगर आपको शो करना है तो आप वहाँ पर फिर माध्यम की पराविद्युतशीलता और माध्यम की पारगम्यता या चुंबकशीलता को आप यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो म्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट ना लेकर माध्यम के लिए ले लिया जाएगा, तो V इक्वल्स टू आप सीधा सीधा 1/√, फिर आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट ना लिखकर क्या लिखेंगे, आप सीधा सीधा 1/μ और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ ये माध्यम की निरपेक्ष वैद्युतशीलता चुंबकशीलता कहलाएगी। बात करें इसके इलेक्ट्रिक सदिश के बारे में, यानी वैद्युत क्षेत्र सदिश जो है वो आपका ऑप्टिकल इफेक्ट यानी प्रकाशीय प्रभाव उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होगा, और आपका लाइट वेक्टर जिसको हम लोग कहेंगे। और दूसरी बात यह कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में बराबर इक्वली डिवाइड रहती है। ये तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं, चार्ज, एसेलरेटेड चार्ज से उत्पन्न होंगी, यानी त्वरित आवेशों के द्वारा उत्पन्न होंगी। और
ये तरंगें ऊर्जा और संवेग का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती हैं। ये तरंगें अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करती हैं, इंटरफेरेंस भी करेंगी। विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों के परमाणु का अनुपात सदैव नियत होता है, देखा ही था हमने, जो प्रकाश की चाल c के बराबर होता है। ठीक है, और लास्ट वाला पॉइंट और देख लेते हैं। इसका जो गुण है, प्रॉपर्टी है, जब ये तरंगें किसी पृष्ठ पर पड़ती हैं तो उस पर दाब डालेंगे, भी प्रेशर डालेंगी, और प्रेशर का जो फॉर्मूला बनेगा, दाब डालेंगे, पृष्ठ पर दाब डालती हैं। ठीक है, और यदि टी समय में पृष्ठ पर स्थानांतरित संपूर्ण ऊर्जा आपकी यू हो और पृष्ठ को दिया गया संवेग, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा देख लें, इसकी जो संवेग है वो p बराबर किसके होगा, u अपॉन सी के बराबर होगा, यानी कुल संवेग जो है p इक्वल्स टू यू अपॉन सी के बराबर होगा। और ये ध्यान रखिएगा कि u क्या है, आपकी टोटल सप्लाइड एनर्जी है, यानी स्थानांतरित संपूर्ण ऊर्जा है, तो यहाँ पर p इक्वल्स टू यू अपॉन सी के बराबर होगा। आइए अब बात करते हैं विस्थापन धारा के बारे में। तो ये नया कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट के साथ में। तो एम्पियर का जो परपथ नियम है उसके अकॉर्डिंग ये है कि अगर कोई बंद लूप है, ठीक है ना, अगर किसी तार में होकर बंद धारा आई बह रही है, तो उसके चारों तरफ अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालें, उसका रेखीय समाकलन अगर करते हैं, तो उस लूप के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से प्रवाहित कुल धारा आई का म्यू नॉट टाइम्स होता है। जितनी भी धारा उसमें बह रही है, कुल धारा का उसका म्यू नॉट गुना होगा। तो यहाँ पर रेखीय समाकलन किया गया, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है। तो एम्पियर के परपथ के नियम को एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। किसी बंद लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन इंटीग्रल, रेखीय लाइन इंटीग्रल, उस लूप द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल का से होकर बहने वाली धारा का म्यू नॉट टाइम्स है, ठीक है ना, म्यू नॉट गुना होता है। तो यहाँ पर म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट वही है, मैंने अनुवाद की चुंबकशीलता। इसकी आवश्यकता क्या पड़ी, आवश्यकता का कारण देख लीजिएगा। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसी घटनाओं से जैसे पता चला कि जहाँ कहीं भी अगर किसी विद्युत धारा के कारण मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो समय के साथ जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और इसी हाइपोथेसिस, इसी परिकल्पना के आधार पर परवर्ती यानी जो बदलने वाला, लगातार बदलता हुआ जो विद्युत क्षेत्र है, वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरह से मैक्सवेल ने समय के साथ जो परिवर्तित धारा थी उससे संबद्ध संधारित्र के बाहर किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ज्ञात करने के लिए इस एम्पियर का परपथ नियम का प्रयोग करते हुए इस विसंगति को दूर किया। इसे दूर करने के लिए उन्होंने एक अतिरिक्त धारा को बताया कि एक अतिरिक्त धारा होती है, इसको उन्होंने क्या कहा, डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया। तो इस तरह से ये डिस्प्लेसमेंट करंट का आविष्कार हुआ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, द इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ द बी वेक्टर डॉट डी एल दिस इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। ठीक है, तो ये था आज का विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट। और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत ही जल्दी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल के समीकरण, और मैक्सवेल के समीकरण में क्या चेंजेस किए थे, किस तरह से डिस्प्लेसमेंट करंट को ऐड किया गया, गॉस लॉ क्या है, विद्युत का गॉस लॉ, चुंबकत्व का गॉस लॉ, इसी तरह से फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किट लॉ। ठीक है, तो इस तरह के यानी सभी आपके इक्वेशंस के साथ में बहुत ही जल्दी आपसे मिलता हूँ। बने रहिए मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।